नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डीए फैमिली मेंबर जिसका आप पूरा वीक इंतजार करते हैं Q&A सीरीज़ और पोर्टफोलियो रिव्यू, तो जी हाँ दोस्तों, आज वो सीरीज़ हमें देखने को मिलेगी। और दोस्तों, मैंने बहुत सारे पोर्टफोलियो लिए हैं, जितना मुझे समझ में आया। येस, बहुत सारे पोर्टफोलियो मैंने नहीं लिया जानबूझ के 35,000 का, 40,000 का, 50,000 का, क्योंकि मैंने इसके पहले 50,000 का पोर्टफोलियो खुद से डिज़ाइन करके पोस्ट कर दिया था और मैंने दिखाया था कैसे हमारा जो पोर्टफोलियो है निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो इसीलिए क्षमा चाहता हूँ, उनका पोर्टफोलियो नहीं ले पाया, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही 50,000 का पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर दिया है। तो एनीवेज, मैंने बहुत सारे पोर्टफोलियो लिए हैं। उसके साथ साथ कुछ कुछ Q&A सीरीज़ भी हमें देखने को मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लेने की कोशिश की हैं और आप सबको अपनी पूरे STF फैमिली को फ़ायदा होगा। अगर आप बिगनर हैं तो पूरा अंत तक देखिए, बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, लेकिन हाँ, आपका हर एक मिनट दोस्तों वर्दी होगा, इस बात का मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है जॉयदीप दास का कि पिरामल इंटरप्राइजेस कैसा है। भाई, मैंने पिरामल इंटरप्राइजेस को 2 बार स्टॉक फटाफट में कवर किया है। बताया है कि यस, स्टॉक ठीक ठाक देखने को मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम इनके डेट को लेके है। अगर आप उससे ओके है तो ठीक है। फार्मा के और भी अच्छे कंपनी वेट कर रहे हैं, तो मैं उधर पे जाना पसंद करूंगा। जब मेरे पास एक अच्छा घोड़ा है तो मैं क्यों किसी पे प्लेज पे और डेट पे जाना चाहूँगा। ये सिंपल सी बात है। तो एनीवेज, चॉइस आपकी है, लेकिन मेरे हिसाब से फार्मा में ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल है अदर स्टॉक्स में, जैसे कि डिविस लैब हो गए, लॉरस लैब हो गए, हेल्थ केयर में डॉक्टर लैल पैथ लैब है, मेट्रोपोलिस है। तो इन सब पे ध्यान रखना चाहिए। एनीवे से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सूरज जी का कि सर प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। ऑफ कोर्स आई विल पिक योर क्वेश्चन बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यू आर डूइंग ग्रेट, थैंक यू। सबसे पहले क्वेश्चन है कि जो रेड फ्लैग ASM होता है, ऑफ कोर्स आपको पता है कि एफएल को रेड फ्लैग ASM में डाल दिया गया है। ये होता क्या है, जब कोई स्टॉक में ट्रेमेंडस रैली होती है तो क्या होता है, उसको कुछ समय के लिए सर्वाइलेंस मोड पे डाल दिया जाता है। उनके जो सर्किट्स है उसको रिवाइज कर दिया जाता है। अगर वो 20% का सर्किट होल्ड करता है तो 10%, 10 से 5 कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, उसको सेबी कुछ जांच करती है, देखती है कि इसमें कुछ घोटाला तो नहीं है, इसमें जो स्टॉक प्राइस आए हैं इसमें कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है। और उसके बाद जब सेबी को लगता है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, तो उसको हटा दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से रेड ASM जो फ्लैग है, ये उनके लिए जाहिर नहीं होता है जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं। बात की जाए दोस्तों कि मैंने एफएल को ही कल कवर किया था, उसमें भी ASM की लिस्ट देखने को मिलती है, लेकिन एफएल की अगर आप ग्रोथ रेट देखो तो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, तो वो भाई कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन जो स्टॉक्स हैं जो एकदम अनरीजनली भाग रहे हैं, कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी मिस सुचिता दलाल की, तो उधर पे मैंने बताया था कि कैसे उन्होंने कुछ ग्रुप को टारगेट किया। तो एनीवेज उस पर मैं टिप्पणी नहीं दूंगा, लेकिन ये जो अच्छे स्टॉक होते हैं तो उसमें ASM आता है और हट भी जाता है। लेकिन प्रॉब्लम उनमें होती है जो पेनी स्टॉक होते हैं, छोटे मझोले स्टॉक होते हैं, जिनमें फालतू का रैली आता है, और उसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आप होल्ड करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा अच्छे स्टॉक्स में। अपने लिए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों सबको सीखने की आवश्यकता है। डियर सर, आई एम कंफ्यूज वेयर टू बाई स्टॉक एट करंट लेवल, बिकॉज if I wait for dip and the stock appreciate, then I need to average that stock at higher level. Buying on dips I get some stock. Okay, तो इनका बोलना का कथन मुझे समझ में आ चुका है कि इनका बोलना है कि अभी क्या करें, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे हैं और इधर पे अगर आप लेते हैं तो आपको डर लगता है कि स्टॉक क्रैश हो जाएगा, और अगर आप नहीं लेते हैं तो स्टॉक भागेगा। ये सबकी प्रॉब्लम है, ये एक जन की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अच्छे से पता है। ये मैक्सिमम 95% की प्रॉब्लम है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, जब निफ्टी गिरता है, लाल में आता है, तो कोई उधर पे इंटरेस्टेड नहीं होता है। 14,400 के लेवल पे मैंने 50 का पोर्टफोलियो बनाया था, 14% टर्न दिया था। क्यों? तो उधर पे फियरलेस होना पड़ता है। अगर आपको इंडियन इक्विटी मार्केट पर भरोसा है तो शॉर्ट टर्म पेन से आपको डरना नहीं चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम हाई पूरा पैसा लगा दो, आपके पास अगर 1 लाख है तो 1 लाख लगा दो। नहीं नहीं, एकदम गलत अपॉर्चुनिटी है और गलत एकदम अप्रोच है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको निवेश करना भी है तो सिस्टमेटिक वे से करिए ना। मैं देखता हूँ कि बहुत लोग सीधा एक बार चले जाते हैं स्टॉक मार्केट में और उनको लगता है कि चलो भाई 1 लाख में ही पूरा एकदम प्रॉफिट कमाओ। ऐसा नहीं होता है। मेरा पोर्टफोलियो का फिगर दोस्तों मैंने डिस्क्लोज किया था ऑलरेडी। मेरे पास लाइक शो ऑफ की लाइक एबिलिटी नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन बहुत लोग पूछते तो मैं बता दूँ कि यस, मेरा 8 फिगर का पोर्टफोलियो है। तो मेरे पास अभी भी बहुत कैश है। मेरे पास अपने पोर्टफोलियो का एटलीस्ट 40% लगभग कैश है। तो मैं उधर पे कहाँ पर अपॉर्चुनिटी तलाश करता हूँ। ऑफकोर्स जब एक डिप आता है, मुझे एमओएस का लेवल पता होता है, तो उधर पे मैं निवेश कर देता हूँ। तो सिंपल सी बात है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिनके क्वार्टरली नंबर्स अच्छे आएंगे। जैसे आईटी हो गए, तो आईटी में निवेश करिए।
जहाँ पे आपको एमओएस लेवल मिल जाए। अभी बात की जाए वर्लपूल में एमओएस लेवल है, एचयूएल में एमओएस लेवल है, तो इन सब स्टॉक पे चेस करिए जहाँ पे आपको वैल्यू दिखाई पड़ती है। अगर आप ऑल टाइम हाई पे लेते हैं तो ऑफकोर्स गिरने का खतरा है, लेकिन अगर आप ऑल टाइम हाई पे अच्छे स्टॉक को लेते हैं तो गिरेगा तो बाउंस बैक भी जरूर करेगा। एक गिरता है तो आपको मार्जिन ज़्यादा मिलता है, 5% की जगह 10% कमाते हैं, लेकिन यस वेट एंड वॉच करने में स्किल है। तो मेरे वीडियो से आप थोड़ा सा गाइड अपने आप को करिए, और मैं कोशिश करता हूँ कि एकदम लेमेंस लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ, बट मेरे हिसाब से ये बहुतों की प्रॉब्लम है। तो अभी अगर आपको निवेश करना है, देखिए कौन कौन से स्टॉक आपके रीच से बाहर नहीं निकले हैं, जैसे एचयूएल हो गए, बात की जाए और भी बहुत सारे एफएमसीजी के स्टॉक्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं। जैसे बीच में मैंने एसएल टेक को बोला था 900 के आसपास, तो बहुतों ने एक्शन नहीं लिया, इधर पे निवेश करिए। एफएल अभी मौका दे रहा है तो उधर पे निवेश करिए, एम्बर मौका दे रहा है तो उधर पे निवेश करिए, तो उधर पे निवेश करिए और मैक्सिमम पैसा अपने पास रखिए। जहाँ पे अच्छे स्टॉक गिरेंगे, जैसे बजाज फाइनेंस 300-500 रुपये करेक्शन हुआ, उधर पे घुस जाइए, यही सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। दोस्तों मैंने बायोफिल केमिकल को इतना एकदम स्ट्रिक्टली मना किया था। उत्पल जी क्वेश्चन है कि इन्होंने स्टक अपने आप को कर लिया है बायोफिल में। मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा अगर आप बुक लॉस कर सकते हैं तो उधर से निकलिए, और डिक्सन जैसे स्टॉक जो बहुत एक्सपोनेंशियल रेट से ग्रोथ कर रहे हैं, एफएल जैसे स्टॉक, उधर पे निवेश करिए। आई नो कि लॉस बुक करना थोड़ा सा गट का बात होता है, बहुत लोग लॉस बुक नहीं करते हैं और प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं। मैं देखता हूँ दोस्तों कि प्रॉफिट फटाक से बुक कर लिए और लॉस को बुक ही नहीं करते हैं। तो अगर आपका दाव मिस्टेक हो जाता है तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, मुझसे भी बहुत बार गलती होती है ना, लेकिन मुझे समझ में आ गया इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद कि भाई अच्छे घोड़े पे ही है। बहुत लोगों को मैंने देखा है टॉप पे बेच देंगे, बोलेंगे बॉटम में खरीदना। ऑफकोर्स प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में नहीं करना चाहिए। कब करना चाहिए? जब आपको लगता है कि अनरिजनेबली भाग रहे हैं, है ना, तो उधर पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। मैं भी करता हूँ, मैंने एस्टेल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया था 30%, और मैंने क्या खरीदा था उससे, प्रिंस 5 खरीदा था, प्रिंस 5 वहाँ से डबल हो गया है। तो उधर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं जहाँ पे आपको उसके ऑल्टरनेटिव में एक ग्रोथ दिखाई पड़े, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये जहाँ पे आपको लॉस लगता है कि ये मुझे बिजनेस से भरोसा नहीं है और मैं किसी के बहकाव में ले लिया था, तो उधर पे आपको निकल जाना चाहिए, ऐसे मेरी राय है। और उससे निकल के अच्छे घोड़े पे बनना, मतलब निवेश करना चाहिए। मुझे पक्का यकीन है कि अगर आप अच्छे घोड़े पे निवेश करते हैं, इसको बेच के बजाज फाइनेंस, डिक्सन, बजाज फिनसर्व, तो आपके पैसे 1 साल में रिकवर हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गौरव जी का कि सर अगर एच लाइफ का भी आता है, मतलब आईपीओ आता है एलआईसी का, तो एच लाइफ को क्या इंपैक्ट होगा? भाई कुछ होगा नहीं, वो एक नई आइडेंटिटी हो जाएगी। मेरे हिसाब से एच लाइफ, एसबीआई लाइफ वेल्थ क्रिएटर है, मतलब इस डिकेड का अगर मैं सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर बोलूँ तो उनमें से एक सेक्टर मुझे इंश्योरेंस लगता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। अब ऐसा थोड़ी ना है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड आने से एचडीएफसी, एएमसी या फिर निपॉन गायब हो जाएगा। ऑफकोर्स नहीं होगा, तो इधर पे पैनिक मत करिए। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो में दिखाई दे रहा है। 19,50,000 का पोर्टफोलियो है, मतलब रफली अगर देखें 20 लाख का पोर्टफोलियो में देखने को मिलता है। 40 स्टॉक के आसपास इन्होंने लिया है। अब देखना पड़ेगा कि 40 स्टॉक को तो लिया, कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो अगर आप देखें कि इन्होंने बताया है कि आई एम प्लानिंग टू बी इन द मार्केट फॉर 20 ईयर्स। ओके, वेरी गुड। 20 लाख का भाई 20 साल में बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपका घोड़ा कैसा है वो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने चुना है किसको? ओके, ये आपका एलोकेशन है, गेस है। ओके ठीक है, आपने बजाज फिनेंस को 53 क्वांटिटी ली है 2500 के भाव पे। देखिए दोस्तों बजाज फाइनेंस कितना पैसा कमा के दे रहा है, 110% के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। कॉस्ट बहुत ही सही भाव पे लिए हैं। एच डी एफ सी एम सी को 2600 के भाव पे लिए हैं, होल्ड एंड कंटिन्यू 5% के प्रॉफिट में है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखें बालाकृष्णा पे इन्होंने 80 स्टॉक उठाए हैं 1000 के भाव पे। अगर आप देखें तो 80% के प्रॉफिट में है। एलोकेशन इनका अगर आप देखें तो 5% के आसपास है। तो बजाज फाइनेंस को इन्होंने 12% का वेटेज दिया है, 8% का वेटेज इनका एच डी एफ सी एम सी में है, 5% का वेटेज इनका बालकृष्णा में है। आरती इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो इन्होंने 5% वेटेज दिया है। शानदार कंपनी 1100 के भाव पे 60% के प्रॉफिट बैठे हुए हैं। शानदार। आप जो व्यक्ति हैं, आपको समझ में आया है कि भाई कहाँ कहाँ निवेश करना है। मारुति को इन्होंने 3% वेटेज दिया, बहुत ही शानदार कंपनी, रेफरी कंपनी, 30% का प्रॉफिट में है। एसबीआई को इन्होंने 3% का वेटेज दिया है, 210 क्वान्टिटी ली है। एचडीएफसी को 3%, भाई इसको थोड़ा चाहे तो बढ़ा सकते हैं, रेस्ट आपकी मर्जी है, बिकॉज एचडीएफसी आपको मौका दे रहा है। थोड़ा सा लोकेशन 4 से 5% कर सकते हैं, ऐसे मेरे मानना है। एचडीएफसी बैंक ठीक है 1000 के भाव पे लिया है, 40% के प्रॉफिट में है। आईटीसी में 3% का वेटेज है, ओके -15% में इसको होल्ड करिए। लोग आएंगे डराएंगे, आने वाले कल में आईटीसी का वैल्यू जब अनलॉकिंग होगा तो भाई ये बहुत फायर हो सकता है। ओके, उसके बाद एचयूएल को इन्होंने 2.5% का वेटेज दिया है, 26 स्टॉक उठाए हैं 2100 के भाव पे, 15% का प्रॉफिट में। आईसीसी लोम्बार्ड, ओके वेरी गुड। आईसीसी लोम्बार्ड की बात की जाए तो 43 स्टॉक इन्होंने उठाए हैं, 30% का प्रॉफिट में, 2.5% का इनका मुनाफा देखने को मिल रहा है। आईजीएल, ओके आईजीएल को इन्होंने 400 के भाव पे 113 कौन उठाई है, 2.5% का वेटेज है, वेरी गुड। एफएल को 10 कौन उठाई, 2% का वेटेज है। ओके, मुझे लगता है कि एफएल को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 3% का वेटेज दे सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। रिलायंस की बात की जाए तो 1500 के भाव पे 28 स्टॉक उठाया है,
2% वेटेज इधर पे गड़बड़ी है। मैं बोलूँगा कि इधर पे आपको रिलायंस पे थोड़ा सा फेथ दिखाना पड़ेगा। रिलायंस के और बिजनेस हैं, जब कभी वो अनलिस्टिंग अभी देखने को मिलते हैं, जब कभी लिस्टिंग होंगे तो इनका बेनिफिट ज़रूर होगा। ऐसे पोटेंशियल की बात की जाए 2% वेटेज है। ओके, बर्जर की बात की जाए 2% का वेटेज है, 100% का मुनाफा में है, 350 का भाव पे लिया। ओके, बहुत पुराने टाइम से अब लगता है मार्केट में। टाटा मोटर्स DVR, ओके ठीक है, 2% का मुनाफा में। तो मैं बोलूँगा कि बर्जर में और थोड़ा सा रिलायंस में वेटेज बढ़ाइए, ऐसा मेरा मानना है। 2% रियलिस्टिक में दिखाई नहीं पड़ता, बर्जर में बहुत पोटेंशियल है। मैरी को 2%, गोदरेज कंज्यूमर ओके 2%, 18% के प्रॉफिट में। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट 2%, इसको भी चाहे 3% का वेटेज दे सकते हैं। 49 स्टॉक खरीदे हैं 700 के भाव पे, 40% के मुनाफा में है। ल्यूपिन ओके 2%, 40% के मुनाफा में। मिंडा इंडस्ट्री, स्टेलाइट टेक्नोलॉजीज 15% के मुनाफा में। ICICI बैंक, इसको भी चाहे तो थोड़ा सा वेटेज बढ़ा सकते हैं भाई, 1.5% रियलिस्टिक नहीं है, थोड़ा सा बढ़ाइए इसको, एटलीस्ट 3% करिए, बिकॉज मुझे लगता है कि ICICI बैंक में बहुत पोटेंशियल है, अच्छे नंबर्स हैं, ज़रूर बाउंस बैक अच्छा से करेगी। टाइटन का 1.5% वेटेज है, ठीक है। ब्रिटानिया की बात की जाए 1.5% वेटेज है। ग्रेफाइट में नो प्रॉफिट नो लॉस में है, 750 के भाव पे आपने लिया है। 50 क्वान्टिटी TCS में आपने 1.5%, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इधर पे वेटेज बढ़ाइए भाई। IT का अगर आप वेटेज देखें तो अपने आप में IT का वेटेज 17% के आसपास है निफ्टी में, और आपका वेटेज बहुत ही कम है। तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस में थोड़ा दाव खेलिए, आपका पोर्टफोलियो का साइज ऊपर वाले के अथवा से बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि इन्फोसिस, रिलायंस, बजाज फिनेंस, इन सब में, बर्जर पेंट, इन सब में आपका एलोकेशन थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। बोलूँगा कि कौन कौन से स्टॉक को थोड़ा सा आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। एनीवेज, कोटेक को 1.5% का वेटेज, रिलैक्सो 1.5%, इसको बढ़ाइए, 3% करिए रिलैक्सो को। दीपक नाइट्रेट 1%, भाई ये मजबूत घोड़ा है, इन सब पे 1% मत दीजिए, इन सब में कम से कम 3-4% दीजिए। VIP इंडस्ट्रीज 1%, 30% के प्रॉफिट में। पिडिलाइट, बाटा, बोरोसिल, IRCTC 1% जस्टिफाई नहीं करता भाई। आप IRCTC तो भाई 1% मोनोपोली बिजनेस है, जस्टिफाई नहीं करता है। नोसिल, जी एंटरटेनमेंट, और आपका क्या है, इन्फो एज। मुझे लगता है कि आप चाहें तो इधर पे बहुत सारे स्टॉक में कमेंट नहीं करूंगा कि क्या क्या निकालना है, मर्जी आपकी है। 41 स्टॉक अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो ठीक है, बट मेरे हिसाब से इसको अगर आप 32 के आसपास लाते हैं, 30 के आसपास लाते हैं तो बहुत ही आइडियल होता है। ये अगर चाहें तो 5 स्टॉक 6 स्टॉक को हटा के 35 का पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपका फंड का साइज 20 लाख के आसपास है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपने जिस भाव पर उठाया है बहुत सारे स्टॉक को, एकदम टॉप नॉच वाले भाव पर उठाया है, लेकिन हाँ जहाँ वेटेज की गड़बड़ी हमें दिखाई पड़ती है तो मैंने बता दिया। अब ऐसा नहीं है कि आपके प्रॉफिट बन गए तो भैया ये हमेशा बनेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपने निफ्टी क्रैश में बहुत ही फ़ायदा लिया था, लेकिन आपके घोड़े जो है ना, मजबूत घोड़े, उस पर थोड़ा क्वेश्चन बढ़ाइए। 50 का पोर्टफोलियो मैंने बनाया था 2 महीना पहले, कैसे 14% रिटर्न दे रहे हैं और निफ्टी 8%, तो क्यों? उस समय अगर आप देखें तो बजाज फिनेंस पे, रिलायंस पे, मुथूट फिनेंस पे, IRCTC पे, दीपक नाइट्रेट पे एलोकेशन ज़्यादा था, इसलिए आउट परफॉर्म किया। तो मेरे हिसाब से आपने जो स्टॉक चुने हैं बहुत शानदार चुने हैं, लेकिन आप अगर इतना मैनेज कर पाते हैं तो इट्स ओके, मर्जी आपकी है। लेकिन हाँ, जहाँ पे एलोकेशन में थोड़ी गड़बड़ी है, जहाँ पे आप बढ़ा सकते हो अच्छे स्टॉक को, वैसे बढ़ाइए, ऐसी मेरी आपको राय होगी। इनका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है 19,50,000, और इनके प्रॉफिट कितने हैं, 6,50,000 के आसपास। 27% का रिटर्न इसने जनरेट किया इनके पोर्टफोलियो ने। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा आपका स्टॉक सिलेक्शन है, लेकिन हाँ वेटेज पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आप रिटर्न और भी तेज़ी से बढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि अगर मार्केट फॉल होता है तो STFL का स्टॉक कितना गिर सकता है। देखिए भाई, अगर आप STFL के स्टॉक को सही भाव पे, जिस भाव पे हमने बताया था, हमने एक्शन में लिया था, अब बजाज फाइनेंस को 44 रुपये अगर आप लेते हैं, है ना, तो कितना गिर सकता है? मान के चलिए 6,000 का स्टॉक है, गिर गया 5,000, है ना, फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो अगर आप STFL MOS उठाते हैं तो चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो हमारा मार्केट गिरता है तो हमारा स्टॉक कुछ कम गिरेगा। पिछले कुछ समय से आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक को लिए होंगे तो मार्केट से आउट परफॉर्म कर रहा है पिछले 1 वीक से, और पिछले 1 वीक में हमारा पोर्टफोलियो निफ्टी से बहुत भागा हुआ है, बहुत ह्यूज मार्जिन से। तो ऐसा कैसे? तो हमने MOS पर लिया था, अब उसमें रैली आ रही है तो भाई तेज़ हो रहे हैं, तो इसीलिए अगर गिरता है तो कोई बचा नहीं सकता है। मुझे पता नहीं कि कितना गिर सकता है, बट हाँ इतना बता सकता हूँ कि STFL MOS पर आप खरीदते हैं तो आपका जो मार्जिन है सही रहता है, और मार्केट जितना गिरता है उससे कम आपका पोर्टफोलियो गिरेगा। नमस्कार जी, क्वेश्चन है ओके, IPO रिव्यू। ऑफकोर्स मैंने इस वीक में IPO रिव्यू सिर्फ एक ही किया है, और उसके लिए बहुत क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ थे और इतना निफ्टी ऑल टाइम हाई पे हैं, चारों तरफ इतनी न्यूज़ आ रही है। आई नो कि थोड़ी सी चूक हो गई है, IPO को कुछ ज़्यादा कवर करना चाहिए था, लेकिन यस मैं कोशिश करूँगा कि इस वीक जितना भी मुझसे चूक हुआ है IPO कवर करने में मैं कर दूँगा। तो मेरे हिसाब से जो अभी मैंने एक BLW का सोना BLW को बताया था, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डोडला में बात की जाए जो डेयरी है तो उसमें GMP के ले जा सकते हैं, और रही 2 IPO की बात तो मैं उसको जल्दी एनालिसिस करके आपसे शेयर कर दूंगा। ऋतिक विश्वास जी का बहुत ही क्यूट पोर्टफोलियो है, 3 मंथ से ही स्टार्ट किए हैं इन्होंने। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है
इन्होंने 3 महीना तो स्टार्ट किया है, लेकिन इनका घोड़ा देखिए। आपकी एज मुझे कम दिखाई पड़ रही है आपकी फ़ोटो से, बट आपका जो स्टॉक सिलेक्शन है वो बहुत ही मैच्योर्ड वाला है। बजाज फाइनेंस, एसबीआई कार्ड, टाटा मोटर्स, विप्रो, एचडीएफसी बैंक, इंडिया मार्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी लाइफ, डिक्सन और इन्फोसिस। मतलब आपने सारे स्टॉक, मुथूट फाइनेंस मतलब एलटीआई, ओके वेरी गुड। आपने सिर्फ बीओबी को छोड़ के, इवन मैं उसमें कमेंट नहीं करूंगा, बहुत लोगों का फेवरेट होता है, तो एनीवेज आपने सिर्फ एक स्टॉक जो कि अनसर्टेन है उसको छोड़ के सारे स्टॉक पे बहुत ही अच्छा मैं बोलूँगा बाइंग करी है। एकदम विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी एज कम लग रही है तो मैं विश करूँगा कि आपका पोर्टफोलियो ग्रो हो, और 3 महीना मार्केट में अगर आप स्टार्ट किए हुए हैं तो भाई आपका स्टॉक सोल्यूशन टॉप नॉच वाला है। तो ये क्वेश्चन है कि सर मेरा जो एचयूएल का स्टॉक है परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसको बेच के क्या पॉलीकैप खरीद लूँ? नहीं भाई, ऐसा मत करिए। देखिए पॉलीकैप का एक ज़माना आया था, है ना, मैंने 800 का लेवल बताया था। अब फिर से फोम मत आइए, स्टॉक मार्केट में रहेंगे आपको मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा दूसरा स्टॉक आएगा, दूसरा पॉलीकैप आएगा, है ना। तो उधर पे अगर आपको निवेश करना है तो एसआईपी करिए पॉलीकैप। अब ऐसा नहीं कि आप एचयूएल को बेच के उसको निकाल दीजिएगा, कल एचयूएल भागेगा तो आप पूछेंगे कि सर रैली मिस हो गई, और उधर पे पॉलीकैप का करेक्शन अगर स्टार्ट हो गया तो आप हेल्पलेस फील करेंगे। तो जिस नाव पे हैं तो उसी पे सवार रहिए। अच्छे स्टॉक आपने चुने हैं, बहुत दिन से फ्लैट किया, एक साल ही फ्लैट रह जाएगा, उसके बाद एक साल ऐसा भागेगा कि लोगों को घुसने का मौका नहीं मिलेगा, तो गलत स्ट्रैटेजी है। मर्जी आपकी है, आप चाहे तो कर सकते हैं, पॉलीकैप में हो सके और पैसा बन जाएगा, लेकिन जब करेक्शन आएगा तो आप बोलेंगे कि सर मेरा इधर भी गया उधर भी गया। तो मेरे हिसाब से अच्छे स्टॉक में वेट करिए, समय लगता है। मुथूट फाइनेंस में 11 महीना हमने वेट किया तब ब्रेकआउट मिला भाई, तो वेट एंड वॉच करिए। स्टॉक मार्केट में पेशेंस का ही गेम चलता है। का भी क्वेश्चन है अमोल ओके, अमोल जो क्वेश्चन है कि इनका ह्यूज लॉस हो रहा है जैन इरिगेशन में और पीएनबी में। ठीक है भाई, अगर मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको लॉस बुक करने हैं, गट्स हैं, तो करके डिक्सन जैसे अच्छे स्टॉक पे निवेश करिए, ऐसा मेरा मानना होगा। अक्षय जी क्वेश्चन है स्विंग ट्रेड, भाई मैंने बहुत सारे स्विंग ट्रेड दिए हैं तो मैंने चार्ट देखा नहीं है तो इसमें कमेंट्री नहीं दे सकता। जी क्वेश्चन है कि सर एक 30 साल के पर्सन के पोर्टफोलियो में आइडियल लोकेशन कितना होना चाहिए? ओके, आपके पास आपकी एज 30 साल है, आपके पास बहुत सारी उम्र बाकी है, तो मेरे हिसाब से अगर आप लार्ज कैप में निवेश करते हैं तो उधर पे आप रिस्क ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे जो आइडियल होता है 50-30-20 होता है, 50-30 और 20, है ना। तो इधर पे अगर आपको माइक्रो कैप उसमें लेना है तो आप ऐसा कर सकते हैं 45 लार्ज कैप, 30 या फिर 25 आपका मिड कैप, और स्मॉल कैप में रिस्क ले सकते हैं। 5% से 6%, इवन मैक्स टू मैक्स 10% ज़्यादा हो जाता है, 5% आप माइक्रो कैप में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 30 साल के आसपास है तो मेरे हिसाब से आपके जो स्टॉक सिलेक्शन में आपका जो लार्ज कैप है 40% चल जाएगा, और आप चाहें तो 30% जो मिड कैप और 20% से 25% स्मॉल कैप से लेके 5% आप माइक्रो कैप में कर सकते हैं। लेकिन यस, आपकी होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से अगर आप करें तो सबसे सही होगा। एक्चुअली ऐसा होता है कि अगर आपकी एज मतलब अगर 30 साल है तो 100 में से अगर 30 माइनस करेंगे तो 70 आते हैं। तो ऐसा माना जाता है जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स है उसको 70% लार्ज कैप में होना चाहिए। लेकिन आपकी जो एज है अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप आने वाले 2025 तक आउट परफॉर्म करेंगे, तो अच्छे मिड कैप में बने रहें। जैसे रिलैक्सो हो गए, वॉलपूल हो गए, वोल्टास हो गए, और बहुत दीपक नाइट्रेट हो गए, नवीन फ्लोइन हो गए, तो ये नया हाई लगाएंगे तो यहाँ पर आप एलोकेशन बढ़ा सकते हो। अफसल जी का सेम क्वेश्चन है कि इनका फ्यूचर टेल में जो लॉस है वो नैरो हो चुका है। तो मैंने जो कमेंट्री पहले दी अभी भी दे रहा हूँ, चूँकि आपको कोई भी कैपिटल से रेस्पेक्ट नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो देखिए मैं इधर पे देख रहा हूँ एफिटल को लेके बहुत लोग प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिनेंशियल देखिएगा दम नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसमें लॉस बुक करते हैं तो इट्स ओके, डीमार्ट में फिर लाइन्स में जाना चाहिए। तो इधर पे आप लंगड़े घोड़ों को छोड़ के मजबूत घोड़ा पे जा रहे हैं, आपके लॉस एक साल में रिकवर हो जाएंगे डीमार्ट में, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर प्रोटेल चेन में जाना है तो इधर पे आप जा सकते हैं, ऐसी मेरी राय होगी। देश जी का बहुत ही छोटा पोर्टफोलियो है सर, प्लीज़ रिव्यू में पोर्टफोलियो। ओके, 15 विप्रो है, मारुति 1 है, एससीएल टेक 8 है, आरबीएल बैंक 224 है। मतलब आपके पास तो पूंजी बहुत कम है लेकिन आपका सोच बहुत अच्छा है, तीनों स्टॉक शानदार है। आरबीएल बैंक को यहाँ से हटाइए और इसकी जगह पे एक अच्छा बैंक को, चाहे तो एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीसी बैंक को डाल सकते हो। विवेक पुरी साहब बहुत दिन से सोच रहे हैं, इनका देख रहा हूँ पोर्टफोलियो, लेकिन मैं ले नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अभी भी लेना तो मुश्किल था क्योंकि इन्होंने पैटर्न सही नहीं लिखा है। फिर भी कोशिश करूँगा समझने का। मुथूट 7 लिया है, ओके 1194 के लेवल पे हमने बताया था। मनप्पुरम फाइनेंस 7 लिया है, एचडीएफसी बैंक 7 लिया है, एचडीएफसी एएमसी 1 लिया है, एचडीएफसी 1 लिया है, एचडीएफसी लाइफ 7 लिया है, आईसीआईसी बैंक 13 लिया है, बजाज फाइनेंस 1 ही लिया है भाई, क्यों? ओके, एसबीआई कार्ड 3 लिया है, टीसीएस 6 लिया है, इन्फी 28 लिया है, विप्रो 17 लिया है, एचसीएल टेक 8 लिया है, पेनी में ट्राइडेंट को 76 भाव दिया है। इसको अपार्ट छोड़ के रिलायंस 14, रिलैक्सो 19, आईआरसीटीसी 7, आईआरएफसी 200, आईजीएल 5, इंडिया मार्ट 1, टाटा मोटर्स 12, इंडिया मार्ट 15, मदरसन सुमित 23, ओके, आर्ट इंडस्ट्रीज 8, दीपक नाइट्रेट 6, नवीन फ्लोइन 3, विनर्ती 3, ब्लैक रोज 12, बर्जन 9, टाटा केमिकल 5, ओके, एचयूएल 3, आईटीसी 10। भाई और भी कोई डाल देते यार,
तो एनीवेज आपका जो प्रॉफिट है अगर आप देखें तो इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का और प्रॉफिट 25% के आसपास है। इनको वेल जनरेट करनी है 30 करोड़। तो कितनी एस आई पी रिक्वायर्ड होगी भाई? 30 करोड़ अगर आप सोचते हो तो कम से कम आपको 60 से 70 हज़ार, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, वैसे आपको लाइक लगाना पड़ेगा, तो ही आपको अच्छे स्टॉक में होंगे। और मैं बोलूँगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है हाईली ओवर डाइवर्सिफाइड है। आपके फंड को देख के, इसके पहले मैंने आपको 40 स्टॉक का पोर्टफोलियो दिखाया 20 लाख का, तो चलिए जस्टिफाई भी होता है, लेकिन 2 लाख का इन्वेस्टमेंट में इतना सारा स्टॉक बहुत ही नाइंसाफ़ी है। इसे बहुत सारे स्टॉक आपको कम करना पड़ेगा। फोमो में आपने सब ले लिया, ऐसा नहीं होता। दुनिया भर का बास्केट मत बनाइए। जहाँ पे अच्छे स्टॉक हैं, मैंने बहुत बार बताया समझाया है कि अच्छे स्टॉक पे एलोकेशन बढ़ाइए। बजाज फिनेंस, एचडीएफसी बैंक, इन सब पे एलोकेशन थोड़ा बढ़ाइए। एचडीएफसी लाइफ पे एलोकेशन बढ़ाइए। और इतना अननेसेसरी स्टॉक को मत रखिए, आप खुद ही हैंडल नहीं कर पाएंगे और हमेशा आपका पोर्टफोलियो उतना ग्रो नहीं हो पाएगा। तो मैं बोलूँगा कि ओवर डाइवर्सिफाइड है। ऑलवेज अच्छे स्टॉक को सेलेक्ट करिए। मर्जी आपकी है, किसको रीड करना है वो भी आपकी मर्जी होगी। तो मेरा एक काम नहीं है बोलना, ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप किसको जगह दे सकते हो और किसको जगह निकाल सकते हो। ओके, पुनीता जी क्वेश्चन है कि हेलो, आई वांट टू मेक अ फ्रेश पोर्टफोलियो ऑफ ₹8 लाख। आई एम वेटिंग फॉर गुड स्टॉक टू फॉल, बट देयर आर मेनी स्टॉक दैट आर अवेलेबल एट मच लोअर प्राइस कंपेयर टू देयर ऑल टाइम हाई। ओके, शुड आई इन्वेस्ट इन सच स्टॉक? ऑफ कोर्स यू शुड। जहाँ पे आपको एमओएस मिले वहाँ पे ज़्यादा आपको सोचना चाहिए। जैसे बताया कि इसके पहले मैंने आपको एमओएस की ताकत बताई है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लेवल की ताकत, और उसके साथ आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन, कहाँ पे कहाँ का निवेश किया है। ओके, एफल शानदार कंपनी है, पेट्रोनेट अंडरवैल्यू कंपनी है, हेवल शानदार कंपनी, वर्लपूल अभी लाइक एमओएस के लेवल पे है, आईईएक्स नैम इंडिया। ओके, वेरी गुड। आई वांट टू इन्वेस्ट इन रिलैक्सो, बजाज फाइनेंस, प्रिंस पाइप, आईआरसीटीसी। शुड आई वेट? देखिए, अगर आपके पास 8 लाख का पोर्टफोलियो है ना, वेट कर रहे हैं, तो कम से कम 2 लाख तो लगा ही सकते हो आप। 2 लाख कम से कम लगा सकते हो। 6 लाख को लेके बैठो। अब ऐसा 2 लाख लगाइएगा तो वो फोमो नहीं होगा कि चलो भाई मेरी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। और इधर पे मुझे लगता है कि इन सब स्टॉक में भाई ये नया है लगाएगा, बजाज फाइनेंस, रिलैक्सो भी लगाएगा, आईआरसीटीसी लगाएगा, सारे स्टॉक नया है लगाएंगे। तो आपको सिस्टमेटिक वे से निवेश करना है। वैसा नहीं कि जो अभी निवेश करेगा 20 साल के बाद पैसा नहीं कमाएगा। अभी भी ऐसे बहुत लोग जन्मेंगे जो इधर पे निवेश करके आने वाले 20 साल में करोड़पति के अरबपति बनेंगे इसी मार्केट से। तो वेट मत करिए, कम से कम 2 लाख निवेश कर दीजिए और जहाँ पे डिप्स आएगा आपके पास कैश सफिशिएंट होंगे उधर पे निवेश करिए, ऐसी मेरी राय होगी। और आपको एक्शन लेना पड़ेगा। इसके पहले मार्केट गिरा हुआ था, मार्केट फिर भी गिरेगा। ओके, तो एक न्यूज़ का इंतजार कर सकते हैं जहाँ पे पैसा डिप्लॉय करना है, और एक दिन में पैसा डिप्लॉय नहीं करना है। आप सोचिए कि आपके पास 1 साल का समय है, जहाँ जहाँ मौका मिले, स्टॉक मार्केट है, मौका मिलता है, वहाँ वहाँ निवेश करिएगा। भाई ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है। मैं अभी तक जितना भी क्वेश्चन लाइक लिया हूँ, सबसे टफ क्वेश्चन मुझे यही लगा, मुथूट फाइनेंस और बजाज फाइनेंस से फर्स्ट प्रेफरेंस किसे देना है। भाई ये तो बात होगी कि विराट कोहली में और सचिन तेंदुलकर में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देना है। अब सचिन से मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ विराट को, भाई सचिन सचिन है, लेकिन विराट ही विराट है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सचिन क्या है, पुराना खिलाड़ी है, मार्केट में उसको लेकर अलग रिस्पेक्ट है ना। तो सेम वही कहानी है, बजाज फाइनेंस को मार्केट को लेकर एक अलग रिस्पेक्ट है भाई। मुथूट फाइनेंस एक उभरता हुआ सितारा है, तो हमेशा अगर फर्स्ट प्रेफरेंस देना हो तो ऑफकोर्स नाम बजाज फाइनेंस आएगा। लेकिन दोनों फेवरेट लाइक स्टॉक मेरे हैं और दोनों में पोर्टफोलियो की सही में शोभा है। बहुत ही मुझे पैसा कमा के दिए हैं और आगे भी देंगे। मैं बहुत ही बुलिश हूँ और आपने देखा होगा कि बहुत ही लॉन्ग टर्म से मैं बहुत बुलिश हूँ। तो मेरे हिसाब से ये टफेस्ट क्वेश्चन है। तो इधर पे भाई आप चाहें तो बजाज फाइनेंस को प्रेफरेंस दे सकते हो, बट मेरे हिसाब से मुथूट फाइनेंस को भी आपको देना चाहिए। ऐसे मेरी आपको राय होगी, बिकॉज ये बहुत टफ क्वेश्चन है। मैं बताया कि सचिन सचिन है, लेकिन विराट ही विराट है। विराट नया स्टार है, सचिन पुराना स्टार है और लेजेंड है भाई, भारत रत्न है। बहुत ही मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ। तो मेरे हिसाब से यही नीति होगी, दोनों में निवेश करें। बजाज फाइनेंस में थोड़ा सा सेफर साइड पे जाने के लिए निवेश कर सकते हैं, लेकिन मुथूट को भी छोड़िएगा मत। आने वाले कल में दोनों वेल्थ क्रिएटर बनेंगे। मोहित जी का पोर्टफोलियो है, ओके, ऑफकोर्स रिव्यू करूंगा। इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, एलटीआई 5% नीच मतलब 15%, ओके। डीमार्ट और एचयूएल में 9%, ओके, मतलब 4% नीच के लगभग है। अबॉट और फाइजर में इतना, ओके। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई कार्ड, मुथूट फाइनेंस 3.6, ओके। एक काम कर सकते हैं, एचडीएफसी बैंक को थोड़ा सा जगह दे सकते हैं और 5% के आसपास का वेटेज दे सकते हैं। एशियन पेंट, राजेश स्पोर्ट, डिक्सन, नौकरी, एफल, रिलायंस, आईआरसीटीसी, ओके, दीपक नाइट्रेट, मोतीलाल ओसवाल, अमराजास, हीरो मोटर कॉर्प 3%, ओके। आपकी जो पोर्टफोलियो सिलेक्शन है ठीक ठाक है। तो इधर पे एच डी सी लिमिटेड को और एच डी एफ सी बैंक को 5% वेटेज दे सकते हैं। एस बी आई कार्ड को 4% करिए, मुथूट को भी चाहे तो 5% कर सकते हैं। बात की जाए अदर, आपके जो स्टॉक सिलेक्शन है काफ़ी अच्छे हैं, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। कि ये काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलेगा। अब भाई देखिए, म्यूचुअल फंड से पैसे कैसे नहीं बनते हैं। ऑफकोर्स म्यूचुअल फंड से पैसे बनते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड से पैसे नहीं बन सकते हैं। ऑफकोर्स बनेंगे भैया। रमन दिलावरी जो क्वेश्चन है कि नमस्ते, रियली अप्रिशिएट, ओके, थैंक यू। आई हैड इन्वेस्टेड 20,000 इन म्यूचुअल फंड 10 ईयर्स बैक, ओके। 10 साल इनका निवेश था, 10 साल पहले इनका निवेश था 20,000 के आसपास। हाँ, नाउ द अमाउंट हैज़ ग्रोन टू 95,000, ऑफ कोर्स, माई गुडनेस, मतलब 5 गुना। शुड आई इन्वेस्ट एट मनी इन द स्टॉक और इन्वेस्ट इन, ओके,
लुक, अगर यू कैन हैंडल द अप्स एंड डाउन्स ऑफ स्टॉक मार्केट देन यू शुड टेक पार्टिसिपेट। लेकिन अगर आप ओके हो, जो म्यूचुअल फंड रिटर्न डिलीवर किया है बहुत शानदार किया है, तो अगर मार्केट को ट्रैक नहीं करते हो तो भाई इतना जब पैसा बन रहा है 10 साल में 5 गुना कौन देता है? इतना तो भाई एफडी भी नहीं देता है ना। बहुत ज़्यादा एफडी से आपने जनरेट किया है, तो मेरे हिसाब से उधर पे निवेशित रहें। अगर आप ओके हैं अप्स एंड डाउन से, स्टॉक सिलेक्शन से ओके नहीं हैं तो मत घुसिए यहाँ पे। इट रिक्वायर्स स्किल और आपको मार्केट ट्रैक करना पड़ेगा। तो इफ़ यू कैन नॉट गिव टाइम टू द मार्केट देन यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड, ऐसी मेरी राय होगी। लेकिन हम जो लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड से पैसे नहीं बनते हैं, तो देख लीजिए भाई म्यूचुअल फंड से पैसे बनते हैं। आपके सामने हैं कि कैसे 20,000 95,000 में कन्वर्ट हुए हैं। और अगर आप छोड़ देते हैं 10 साल और, तो आपके पैसे और भी मल्टीपल टाइम्स एटलीस्ट 5 लाख क्रॉस ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। दीपक वर्मा जी क्वेश्चन है, ओके इनका अगर नहीं लूँगा तो ये नाराज़ हो जाएंगे, बहुत भाई इन्होंने दिया है। इन्फोसिस 40 शेयर है, IRCTC 20 शेयर, दीपक नाइट्राइट, इंडिया मार्ट, RFC, वैभव ग्लोबल, एम्बर इंटरप्राइज, बजाज फाइनेंस, मार्कसन्स। ओके सारे अच्छे स्टॉक्स हैं, आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा। सारे अपने अच्छे भाव पे लिए हैं, होल्ड एंड कंटिन्यू करें। रंजन जी का ये पोर्टफोलियो बहुत ही क्यूट है। इनके जो एज 21 के आसपास हैं। ब्रिटानिया एक स्टॉक लिया है, ITC 10, HDFC लाइफ 3। आई वॉच ऑल योर वीडियोस, दे आर वर्थ वॉचिंग, थैंक यू सर। ओके तीनों अच्छे स्टॉक लिए हैं और एज ए बिगनर के लिए ये बहुत सीखने वाली है कि तीनों कंपनी शानदार है और ग्राउंड पे हमेशा के लिए रहने वाली है। चाहे ब्रिटानिया की बात की जाए तो वो रहेंगे केक्स एंड बिस्किट्स के लिए। ITC की बात की जाए डाइवर्सिफाइड बिजनेस, ये भी रहेंगे। और HDFC लाइफ बहुत ही कंजर्वेटिव है, आपकी सिलेक्शन की दाद देनी पड़ेगी। ऑल्दो आपके पास पैसे कम हैं लेकिन आपका डिटर्मिनेशन बहुत ही हाई है। अच्छे स्टॉक को, डिफेंसिव स्टॉक को लिया हुआ है और जैसे जैसे अर्निंग बढ़े वैसे वैसे स्टॉक मार्केट में निवेश को बढ़ाते रहें। नितिन भाई क्वेश्चन है, ओके सर मैं आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ, थैंक यू। बहुत सी मिस्टेक मैं पहले करता था बट वो आज नहीं करता हूँ, बहुत ग्लैड टू नो कि आपने सुधार किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। ओके थैंक यू। एंड सर क्या आप बुक्स पढ़ते हैं इन्वेस्टिंग इन अदर कौन सी? हाँ बहुत सारे मैंने बुक्स का नाम भी बताया है, उसमें ऐसे बिगनर के लिए रिच डैड पुअर डैड की बात की जाए, उसके बाद बहुत सारे बुक्स हैं जो मैं पढ़ता रहता हूँ। पीटर लिंच मुझे बहुत ही अच्छे प्रभावशाली लगते हैं। वॉरेन बफे मेरे फेवरेट हैं, मैं इनको भगवान मानता हूँ बिकॉज वो सही में एक लेजेंड भी है। तो बात कीजिए पीटर लिंच के बहुत सारे बुक्स हैं, आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। मैं बहुत सारे बुक्स का अगर आपके पास रिक्वेस्ट रही तो मैं लिंक दे दूंगा, जो बुक्स को मैं फॉलो करता हूँ आप उसको परचेस कर सकते हो या फिर जाके उसको देख सकते हो। एनीवेज आपको रियल एस्टेट का नॉलेज ऑफ कोर्स होगा बिकॉज फाइनेंशियल करियर ही में तो भाई रियल एस्टेट में नॉलेज तो होगा ही है। ओके आप कौन से बुक पढ़ते हो बताइए। ओके ठीक है, मैंने बुक का लिंक सोचा दे दूंगा। और रिप्लाई नहीं करते भाई, मैं बहुत रिप्लाई करता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव यूट्यूबर में से हूँ जो आपके जो कमेंट्स को बहुत सीरियसली लेता हूँ। अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं आपको पता है कि मैं कमेंट्स में बात करता हूँ। मेरे पास फ्री टाइम अगर होता है तो मैं या तो नॉलेज गेन करता हूँ, डो को देखते रहता हूँ, देखता हूँ कि US में क्या चल रहा है, अमेरिकन मार्केट में क्या चल रहा है, इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है। उसके बाद जब मुझे टाइम मिलता है फटाफट आपको रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। तो एनीवेज मैं उनका लिंक दे दूँगा और विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे पता है कि आपकी एज बहुत कम है, आपको मैं जानता हूँ। तो एनीवेज आप आराम से मार्केट में स्टडी करिए और नॉलेज इज द की। ओके ये भी बहुत ही अच्छा ऋषभ मिश्रा जी क्वेश्चन है और मतलब इनका पोर्टफोलियो रिव्यू है। प्लीज़ एडवाइस फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, करंट वैल्यू 18,50,000। ओके इनका 3.5 लाख का मुनाफा है। इन्वेस्टमेंट कितना किया देख लो भाई, 15 लाख का इनका इन्वेस्टमेंट है और 18.5 लाख इनका वैल्यू है। 3.5 लाख, 23% प्रॉफिट में है, शानदार है। एशियन पेंट में 3.4%, इसको बढ़ाइए 5% करिए। बजाज ऑटो की बात कीजिए 1.6%, ठीक है। बजाज फाइनेंस को बढ़ाइए, ऐसा मेरा मानना है, कम से कम 5-6% डिजर्व करता है। सिप्ला 3%, ठीक है। दीपक नाइट्राइट को बढ़ाइए 1.6%, डिजर्व नहीं करता है, कम से कम 4% तो दीजिए भैया वेटेज। टिक्सन 2.1%, 3% दे सकते हैं। हैवल्स 1.5%, ओके। HDFC बैंक 2%, इसको भी बढ़ाइए। HDFC लाइफ की बात की जाए 2.6%, इसको भी 4% कर सकते हैं। हीरो मोटोकॉप का 1.9% वेटेज है आपके पास, ओके ठीक है। HUL का 9%, ओके कुछ ज़्यादा ही HUL में दिया है, फिर भी ठीक है, डिफेंसिव स्टॉक है। IRCTC स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, 1.5% काम चलने वाला नहीं है, मोनोपोली बिजनेस है, दाम बहुत बढ़ेगा भाई, इसको थोड़ा बढ़ाओ। IRCTC को 5% भी कर सकते हो, इतना मैं उसको बुलिश हूँ बिकॉज आने वाले कल में IRCTC एक नया रिकॉर्ड हाई फिर से लगाएगा। इन्फोसिस 9%, ठीक है, वेटेज सही है 9%, ओके रीजनेबल है बिकॉज इन्फोसिस का वेटेज आपने दिया जाता है लेकिन अच्छी कंपनी पे है। ITC को 12.5%, ओके इसको 10% या फिर 8% करिए और इसके जगह पे थोड़ा सा उधर पे निवेश करिए। कोटक 2.5%, L&T 6.4%, मदर सुमी मुथूट को 1.5% जस्टिफाई नहीं है, इसको बढ़ाइए। नौकरी को भी 2% कर सकते हैं और पीडीलाइट को मोनोपोली बिजनेस है 3 से 4% वेटेज दे सकते हैं। इसका वेटेज ठीक है 10% के आसपास, ओके। SBI कार्ड भी अच्छा, SBI में 4.5% और SBI कार्ड में 1.4%, वाह भाई ऐसा उल्टा हो गया। एनीवेज ठीक है, अगर आप ओके हैं SBI से तो ठीक है, बहुत रैली की संभावना है। और ग्रोथ के वाइज इसको थोड़ा एलोकेशन बढ़ाइए। SBI में SBI कार्ड
जैसा ग्रोथ नहीं है। एसबीआई कार्ड में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, इसको वेटेज बढ़ाइए। टाटा केमिकल ठीक है। टाटा कंज्यूमर में कम से कम 4% करिए आने वाले कल में, या फिर एफएमसीजी का जो एचयूएल को थोड़ा बुक करके इसमें वेटेज बढ़ा सकते हैं। टाटा पावर 2.6% ओके, टाटा मोटर्स 1.6 ओके। आपका पोर्टफोलियो मैंने देखा अच्छे स्टॉक को लिया हुआ है, विश यू ऑल द बेस्ट। और थोड़ा सा लोकेशन में गड़बड़ी है, वहाँ बढ़ाइए। थोड़ा विनर्स पे ज़्यादा फोकस करिए भाई, एशियन पेंट्स हो गए, बात की जाए एसबीआई कार्ड्स हो गए, मुथूट फाइनेंस हो गए, इन सब पे थोड़ा क्वेश्चन बढ़ाइए। और जहाँ पे आपने थोड़ा सा ओवर डाइवर्सिफाई कर दिया है तो उधर पे करिए। आईटी के शायद मैंने स्टॉक्स नहीं देखे हैं, तो उधर पे अगर आप आईटी, अच्छा आईटी के मैंने इन्फोसिस देखे हैं, तो उधर पे इन्फोसिस का जो वेटेज है ठीक ठाक है, अगर आप ओके हैं, या फिर थोड़ा सा करके चाहे तो उसकी जगह पर एलटीआई या फिर टीसीएस को ले सकते हैं। पीनू कुमार जी का है कि नमस्ते, ओके नमस्ते, प्लीज़ डिस्कस ओनली एंड ओनली क्वालिटी स्टॉक। आई ऑलवेज डिस्कस 99.9% क्वालिटी स्टॉक। अगर आप मुझसे फॉलो किए होंगे, जुड़े होंगे, तो मेरे स्टॉक का परफॉर्मेंस देखिए भाई, एसटीफिल टॉपिक्स का सारे ने आउट परफॉर्म किया है, और मैंने कोई भी एरा गैरा स्टॉक को रिकमेंडेशन दी ही नहीं है। तो मैं तो कोशिश करता हूँ, और ठीक है मैं और विस्तार करूँगा। योर थॉट्स ऑन ग्लैंड फार्मा गुड कंपनी, होल्ड एंड कंटिन्यू। ओके, सैयद साहबाज अली जी क्वेश्चन है कि वन क्वेश्चन सर, एज मार्केट कैन क्रैश इन कमिंग फ्यूचर शुड आई पुल आउट मनी। मैं तो पहले ही बताया था कि येस ऑफ कोर्स क्यूरियस हो, क्योंकि आप नए हो मार्केट में, बट मैंने बताया कि मार्केट को टाइम मत करिए, एक अलग पोर्टफोलियो बनाइए। एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का देखना ही नहीं है, उसमें जो पैसा गया बस गया। और एक है स्विंग ट्रेड का, जहाँ पे मौका मिलता है, मैंने बहुत बार स्विंग ट्रेड लिया है, अच्छा मोटा मोटा मुनाफा कमाया है भाई, ठीक है। तो उधर मौका मिलता है तो उधर पे करिए, टारगेट हिट होता निकलिए, और एक पोर्टफोलियो बनाइए जहाँ पे एकदम लॉन्ग टर्म निवेश का मौका है, उधर पे छेड़छाड़ करना ही नहीं है, और लॉन्ग टर्म में बने रहें। अगर आप बॉटम हमेशा खोजेंगे और टॉप पे बेचेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए स्विंग ट्रेड आपको हेल्प करेगा प्रॉपर टाइम प्रॉफिट बुक करने में, और लॉन्ग टर्म आपको होल्ड करेगा लंबा समय में वेल्थ क्रिएशन करने के लिए। मिश्रा जी का पोर्टफोलियो है, बहुत ही क्यूट पोर्टफोलियो है, 1 लाख का पोर्टफोलियो है, ओके। 22 साल इनकी एज है। डिक्सन 1 लिया है, ओके। वैभव ग्लोबल 7 लिया है भाई, बहुत ही मैंने मना किया था आपको, आप कमेंट करते हैं, मैंने मना किया था कि मत लो, आपने फोमो में लिया, बट कोई दिक्कत नहीं, होल्ड करी, अच्छी कंपनी है। इन्फोजेक लिया है, ठीक है। आईटीसी 101 लिया है, ओके। एम्बर लिया है एक, वरुण बेवरेज आफ्टर बोनस नहीं भाई, अच्छा ये प्री बोनस मुझे लगता है कि 990 के भाव पर, ठीक है। एफएल लिया है एक, बजाज फाइनेंस लिया है एक, आईआरएफसी इतना। तो आपने कुछ एलोकेशन ज़्यादा गड़बड़ कर दिया इसमें, आपने इधर पे आईआरएफसी को और आईटीसी को, है ना, बहुत ज़्यादा वेटेज दे दिया है। 25,000 तो मैं इधर पे देख पा रहा हूँ, और इधर पे 20,000 के आसपास, तो 45,000 तो बस यही 2 कंपनी ले लिए हैं। तो इधर पे एक्सपोजर कम करिए, और इसके जगह पे थोड़ा सा आप चाहें तो एलोकेशन बजाज फाइनेंस को 2 कर सकते हो, ठीक है, और डिक्सन को बढ़ा सकते हो। लेकिन ओवरऑल का जो पोर्टफोलियो है, ठीक है, आपने सब मार्केट लीडर्स पर फोकस किया है, और सारे अच्छी कंपनी है, आपको होल्ड एंड कंटिन्यू पढ़ना पड़ सकता है, ओके। तो मनीष चौबे जी क्वेश्चन है, ओके, इनका पोर्टफोलियो है, ओके ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पोर्टफोलियो देख के, कि जो मैंने एकदम स्विंग ट्रेड कॉल दिया है, आपने वही पोर्टफोलियो बनाया है। जिस भाव पे मैंने आपको एम्बर उठाने के लिए बोला है वही भाव है, इंडिया मार्ट है वही भाव है, इन्फोसिस वही भाव है, पेट्रोनेट एलएनजी वही भाव है, पीजीएचएल वही भाव है, वर्लपूल वही भाव है, अमराजा एकदम मेरा रिकमेंडेशन दिया हुआ सारा स्टॉक है, मुझे भाव भी याद है। तो एनीवेज आपने सही भाव पे लिया है, सारे में डिस्काउंट में लिया है, होल्ड एंड कंटिन्यू करें सारे अच्छी कंपनी, चाहे एम्बर की बात हो, इंडिया मार्ट की बात हो, इन्फोसिस की बात हो, पेट्रोनेट की बात हो, पीजीएचएल की हो। मुझे लगता है कि आप स्विंग ट्रेड के लिए हुए हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हुए हैं तो निफ्टी के टॉप 5 कंपनी मिसिंग दिखाई पड़ रहे हैं। मैं बोलूँगा ह्यूज ब्लंडर है, निफ्टी के टॉप 5 कंपनी उसको ऐड करिए। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, स्विंग ट्रेड के लिए तो ठीक ठाक है, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मोमोजीत भाई क्वेश्चन है, ओके दादा नमस्कार। क्वेश्चन सर, आई एम न्यू वी, कैन आई इन्वेस्ट एट एन एवरेज 2000 पर मंथ, ओके। हाउ विल आई अंडरस्टैंड व्हेन टू ऐड IRCTC फॉर सिप, ऑफ कोर्स ड्यूरिंग रेट, बट हाउ मच डिप इज द राइट डिप, ऑलरेडी होल्डिंग इट एवरेज प्राइस। फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस जब 4% ज़्यादा सोचती 3-4% और गिरेगा, जुगाड़ करके रखे थे, खरीद लेंगे, बट वो निकल गया है। सो हाउ टू अंडरस्टैंड कि क्रेडिट डिप कैसे हो गया। देखो सबसे पहले प्रॉब्लम समझो, अगर आप डिसाइड करते हो कि मुझे 300 पे कोई शेयर खरीदना है, वो गलती से 295 आ जाता है, आपका ग्रेड बढ़ जाता है, आप देखते हो कि 265 आएगा, ये सबसे बड़ी गलती है। आपको मैंने बहुत बार IRCTC को अच्छे से याद होगा 1350, 1600, 1800 और लास्ट जब 1900 था तब बताया था। आज 2100 के भाव पे हैं, तो आपने मिस किया मौका। आपकी एज काफ़ी कम है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस एज में फोमो होता है भाई, लेकिन जैसा बताया कि डिटरमाइन रहो कि इस भाव पे खरीदना है, खरीदना है। पहले से डिसाइड करिए कि 20 स्टॉक को आप डिसाइड करिए, है ना, उसमें से आप निकालिए कि मुझे इस भाव पे खरीदना है, नो मैटर व्हाट, मेरे SIP जानी चाहिए। अब उस भाव पे आएगा तो वेट नहीं करना है, उधर पे एक्शन लेना है। जो लोग एक्शन नहीं ले पाते हैं वो सबसे बड़े बिगेस्ट लूजर है, और निफ्टी को 7,500 छोड़ के 16,000 पे अब वो पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो ये सबसे बड़े फुलिशनेस है। तो मेरे हिसाब से पहले डिसाइड कीजिए, भाव आ जाएगा तो एक्शन लीजिए, ये सबसे अच्छी मतलब तरकीब होगी, टेक्निक होगी। मिस्टर के नास्कर, ओके, हाई सर, माई सेल्फ कौशिक नास्कर,
माई करेंट एज 25, वर्किंग इन TCS कोलकाता, ओके पास ही था को। ओके प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो एंड सजेस्ट इफ एनी रिबैलेंसिंग रिक्वायर्ड। ओके TCS का भाई इन्होंने 2100 के भाव पे लिया है, 45% का प्रॉफिट में है। ओके शानदार है। SBI लाइफ 751 के भाव पे हैं, HDFC लाइफ 511 के भाव पे है, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, अडानी पोर्ट, ओके भाई अडानी भाई है, बायोटम, बर्जर पेंट, SIP क्या कर रहे हैं, पराग पारिक, फ्लेक्सिम, एक्सिस, ओके सारे अच्छे स्टॉक हैं, होल्ड एंड कंटिन्यू करें, आपका पोर्टफोलियो ठीक ठाक है। म्यूचुअल फंड में आपने चुना है एक्सिस ब्लू चिप को, बहुत ही फेवरेट मेरा, लाइक इनके फंड में बहुत अच्छे लगते हैं, एलोकेशन भी बहुत अच्छा करते हैं, तो इन सब पे होल्ड एंड कंटिन्यू करें। चाहें तो इसकी जगह पे SBI बैंकिंग सर्विस फंड की जगह पे चाहें तो मिराई को ले रख सकते हैं, जो लार्ज और मिड कैप में है, उसमें कुछ ज़्यादा पोटेंशियल मुझे दिखाई पड़ता है। सुमंतो बागू जी क्वेश्चन है कि सर आई एम न्यू इन द स्टॉक मार्केट, आई वॉच योर वीडियो ऑन रेगुलर बेसिस, प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो। देखिए इस पोर्टफोलियो से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि दाव खेलना है तो ज़्यादा पैनिक नहीं करना है और मजबूत घोड़े पे दाव खेलना है। TCS 12% के आसपास का वेटेज, HUL 11.5% के आसपास का वेटेज, एशियन पेंट 12%, पीडीलाइट 7%, डिविस लैब 8%, हेवल्स, HDFC AMC, HDFC लाइफ, मुथूट फाइनेंस, IRCTC, रिलैक्सो, दीपक नाइट्रेट, एकदम सही आपने सिलेक्शन किया है। आपने जो भी स्टॉक लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एकदम सही, एकदम मैं क्या बोलूँ, एकदम सही स्टॉक सिलेक्शन है। इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। दिनेश गांधी जी का पोर्टफोलियो है 2 महीना पुराना, मार्केट में आए हैं, लेकिन इनका जो स्टॉक सिलेक्शन है काफ़ी अच्छा है। इन्फोसिस को चुना है, ओके, DMart, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, निफ्टी मिड कैप 150 बीस सैडली इन्वेस्टेड, ओके यार ठीक है, लेकिन निफ्टी मिड कैप और ही भागेगा, मैं बहुत ही बुलिश हूँ। पेट्रोनेट LNG में लॉस में है 4% का, कोई दिक्कत नहीं है, क्रैश के पहले खरीदा था, सही भाव पे हैं, सारे स्टॉक सही है। इन्वेस्टमेंट बाई ब्लू चिप स्टॉक ओनली विच इज MOS, ओके ठीक है। डिक्सन, एम्बर, इन सबको थोड़ा सा वेट कर सकते हैं और जब भी मिले तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपने जो स्टॉक चुना है सारे ब्लू चिप हैं, अच्छे स्टॉक है, मल्टी बैगर स्टॉक है, मैक्सिमम सारे डिफरी कंपनी है, आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा। निफ्टी मिड कैप बहुत ही शानदार है, 20 की मैं बात बोल रहा हूँ, आपके पास मौका मिलता है, एक डिप मिलता है तो उधर पर निवेश बढ़ा सकते हैं। अंशुमन वैश्य जी का पोर्टफोलियो है, ओके, डिक्सन 1.66%, ओके, SBI कार्ड 7%, इन्फोएज 7%, एम्बर 8%, बजाज फाइनेंस, बोरोसिल रिन्यूएबल, IRCTC, इंडिया मार्ट, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, बाटा, डीमार्ट, टाटा एलेक्सी। इनका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 2,43,000 का। इनका प्रॉफिट 11% का बढ़ रहा है, एज 26 है, ओके, 3 मंथ्स अगो। ओ गॉड, आप 60-70,000 पर महीना निवेश कर सकते हो, शानदार, गुड टू नो कि यू आर गेटिंग पेड वेल। तो बहुत ही शानदार कंपनी है, आपने चुना है, इन सबको भाई बढ़ाओ। और इधर पे जैसे कि STFL के बहुत सारे टॉप पिक्स हैं, बजाज फाइनेंस को आपने जगह दिया है, ठीक है, तो इसके छोड़ के और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मैं जनरली रिकमेंडेशन करता हूँ, तुम सबको बढ़ाइए, आपके पास पूंजी अच्छी है तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बना पाओगे। सारे स्टॉक अच्छे हैं, होल्ड एंड कंटिन्यू करें। डिक्सन को चाहे 3% वेटेज दे सकते हैं, एम्बर उम्बर सारे अच्छे स्टॉक हैं, आपके पास मौका है तो उसको चौका मारिए, अच्छे स्टॉक लिए हुए हैं तो समय समय इधर पे SIP कंटिन्यू करें। अक्षित जी भी 21 ईयर के एज के हैं, अच्छा लग रहा है कि बहुत यंग लोग मार्केट में आ रहे हैं। इन्फोसिस 2 शेयर लिए हुए हैं, आर्ट इंडस्ट्रीज 2 शेयर, भारत एयरटेल 6, हैप्पीएस्ट माइंड 2, फिनोलेक्स 5, HDFC लाइफ 3, एयरकन 14, टाटा केमिकल, टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर, थायरोकेयर, सारे अच्छे स्टॉक हैं, लेकिन इधर पे बहुत सारे स्टॉक्स मिसिंग दिखाई पड़ रहे हैं। बैंक एनबीसी तो पूरा गायब हुई है, तो बैंक एनबीसी को थोड़ी जगह दीजिए, ऐसा मेरा मानना है। इन्वेस्टमेंट आपका 21,000 के आसपास है, तो सारे छोटे छोटे स्टॉक हैं। बैंक एनबीसी काफ़ी महंगा है, तो अगर आप उसको कंसिडर कर सकते हैं तो उधर पे जाना मुनासिब समझिए। फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी भैया, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए, बहुत सारे पोर्टफोलियो रिव्यू करने की कोशिश की। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट से लगे तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हो, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।